हेलो नमस्कार, मैं शुभम कुमार, आपका पॉलिटी टीचर। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी जानेंगे और ये जो पॉलिटी है ये आपके एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका पेपर ऑप्शनल में पॉलिटी है तो आपको डिटेल में जानना पॉलिटी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। हमारा लेक्चर 1 है और आज सारी बेसिक बातें होंगी पॉलिटी में। सबसे पहले संविधान वगैरह पढ़ते हैं, तो संविधान के बारे में सबसे पहले जानेंगे। यार, ये जो संविधान है ना, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और ये मेंस वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं संविधान के बारे में। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को बजा दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियोज़ आपके लिए डाली जाएगी वो आपको समय पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं शुभम कुमार वेलकम करता हूं आपका वापस से हमारे छोटे से परिवार आईएएस ऑफिसर में। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सवाल है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल उठता है संविधान क्या है। तो देखिए, बहुत सारे देश में अलग अलग संविधान होता है। किसी देश में रिटन संविधान होता है, किसी देश का रिटन संविधान नहीं होता, किसी देश का वर्चुअल संविधान, किसी देश का बिना लिखा संविधान होता है। जैसे कि हमारे भारत में लिखा संविधान है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर संविधान लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो जो रूल्स है वो हर एक लोग अपनाते हैं, फॉलो करते हैं। तो संविधान क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी और अ डॉक्यूमेंट। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी और अ डॉक्यूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल that all person in the country can agree upon on the basis of the way in which they want the country to be granted। अंग्रेजी में तो लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको आपको हिंदी में विस्तार करते हैं। देखिए, संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट बोले या फिर एक ऐसा बॉडी कहे, एक ऐसा बॉडी है या फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरे देश को किस प्रकार से संचालित किया जाए, देश में कौन से रूल्स लाया जाए, कैसे देश को डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ाया जाए, तो इन सभी के बारे में संविधान में लिखा हुआ होता है। और तो और देश में कौन किस पद पर रहेगा, देश में एक प्रधानमंत्री होंगे, देश में एक मुख्यमंत्री होगा, गवर्नर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, सीएजी होगा, बहुत सारे होंगे, इलेक्शन कमीशन होगा, जो निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन इलेक्शन करवाएगा। तो ये सब चीज़ संविधान से ही हमें मिला है, ठीक है। और तो और जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार, फिर डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये सब चीज़ हमें संविधान देता है। अगर कोई दो बंदे के बीच में झगड़ा हो गया तो उस झगड़े को शांत करने वाला कौन है? हमारा संविधान है। तो यार, संविधान यही सब चीज़। अब आप इसको इलेबोरेट करके जितना बड़ा अपने मन से लिख सकते हैं, लिखिएगा संविधान से हमें क्या क्या फायदे हैं। अब सवाल उठता है कि हु कैन डिसाइड विच रूल्स आर द बेस्ट सूट्स फॉर द सोसाइटी। सवाल उठता है कि हमारा जो समाज है, समाज के लिए कौन सा नियम बेहतर होगा जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारे समाज में तरक्की होंगी। तो ये सब नियम कानून कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियस सी बात है यार, संविधान डिसाइड करता है। कैसे? पहला पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। हमारे समाज में किस प्रकार से पावर्स का शेयरिंग होगा। जैसे कि हमारे समाज में सबसे पहले लोकल लेवल पर देखें, अगर आप शहरी क्षेत्र में आते हो तो वार्ड होता है, वहाँ पर वार्ड होता है, फिर सेक्टर भी होता है बहुत लोगों का। तो हमारा अभी वार्ड है, वार्ड में एक वार्ड कमिश्नर खड़ा होता है, बहुत सारे वार्ड होते हैं, बहुत सारा वार्ड कमिश्नर होता है, फिर एक नगर निगम होता है, गांव में पंचायत होता है, पंचायत में 5 लोग होते हैं, पता ही है, अभी पंचायत वाला चुनाव तो था ही। तो ये सब का पावर कैसे बांटा जाए, ये कौन बताता है? संविधान बताता है। ये नियम कौन बनाया? संविधान बनाया। पंचायती राज याद है? याद है पंचायती राज कमेटी? चलिए ठीक है, होप सो याद है, कमेंट कर दीजिएगा कमेटी का नाम क्या था, कब, कौन से पहला जगह था जहाँ पंचायती राज को अपनाया गया था। फिर अगला है, इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी। ये जो संविधान है ना, संविधान बताता है कि क्या नियम हमारे समाज के लिए सही होगा, क्या नियम हमारे समाज को एक सुदृढ़ समाज बनाएगा, कैसे हमारा समाज तरक्की करेगा, कैसे हम एक सभ्य समाज बनेंगे। तो इसी सब चीज़ के बारे में हमारा संविधान बताता है। तीसरा पॉइंट है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज एंड द पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर मैनर। अब देखो यार, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, हमारे संविधान में जो नियम कानून बनते हैं या उसमें कुछ संशोधन होता है, वो हमारा पार्लियामेंट करता है। कौन करता है? पार्लियामेंट, संसद। अब यार, सबसे चौकी बात ये है ना, हमारा संसद कहाँ से आया है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, संविधान से ही हमारा संसद बना है। और संविधान में जितने भी नियम कानून दिए गए हैं, उस नियम कानून में अगर कोई बदलाव लानी होगी या कोई नया कानून बनाना होगा तो संसद में ही डिस्कशन करके ये सारे कानून पारित किए जाएंगे। संसद दो सदन का होता है, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन को क्या कहते हैं बताइए, कमेंट कीजिए। और निम्न सदन को क्या कहते हैं? उच्च सदन को राज्यसभा, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। तो यार, ये सब बातें हैं। संसद ही डिसाइड करता है कि संविधान में क्या नियम लागू किया जाए, क्या नियम संशोधन किया जाए, और तो और संसद को कैसे चलाया जाए, वो भी संविधान से ही प्राप्त हुआ है। तो देखो, संविधान कितना ज़्यादा ज़रूरी हमारे एक विकासशील राज्य के लिए, विकासशील देश के लिए भी और राज्य के लिए भी। तो ये सारे महत्वपूर्ण बातें हैं संविधान से रिलेटेड कि भैया संविधान में जो नियम जो है हमारे समाज में कौन डिसाइड करता है, संविधान क्या है। अब सवाल उठता है कि संविधान का फंक्शंस और पर्पस क्या है। संविधान
क्यों बनाया जाता है, क्या कार्य है संविधान का। देखिए, पहला है इट डिफाइंस नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अगर कोई भी देश का आप संविधान अगर पढ़ते हो या संविधान के बारे में जानते हो तो आपको उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि उस देश में क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, कहाँ सीनेट है, कहाँ पार्लियामेंट है, समझे, कहाँ लोकसभा है, कहाँ राज्यसभा है और कहाँ मजलिस लगता है, समझे। तो ये सब बातें हैं जो संविधान आपको बताता है। पहला बात कि भैया वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम है, 2 टायर पॉलिटिकल सिस्टम है या 3 टायर पॉलिटिकल सिस्टम है, पता है ना, सिंगल, 2 टायर, 3 टायर बोलेगा तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब अगला है इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिस रूल्स दैट अलाउज फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन इन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अब कुछ ऐसे रूल है, रूलों का गुच्छा यार, रूलों का समूह, नियमों का समूह बनाकर संविधान एक सोसाइटी में, सोसाइटी के लोगों के बीच में, समाज के लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, इसको बोलते हैं ना समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये संविधान एक सेट ऑफ रूल्स देता है लोगों को, समाज में लोगों के बीच सहमति रहे, लोग अच्छे से रहे, एक दूसरे का मदद करें। अब यार देखो, समाज में सिंपल सी बात है, हर तरह अलग अलग लोग हैं। एक लोग ऐसे हैं जो मदद करते हैं, उनका भाव ही है मदद करना, और एक लोग ऐसे हैं जिनको समाज के आदमी से मतलब नहीं है, अपना जी रहा, अपना खा रहे, दैट्स इट। तो अगर वैसे लोग भी नहीं होंगे जो मदद करते हैं और वैसे लोग भी नहीं होंगे जो मदद नहीं करते, दोनों बैलेंस रहेगा, दोनों प्रकार के लोग आपको समाज में दिखेंगे ही दिखेंगे। वैसे अब ज़्यादा नंबर हो गया वैसे लोगों का जो किसी से मतलब नहीं रखते, बस अपना ही देखते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, कुछ एक सेट ऑफ रूल्स तैयार करके देता है संविधान हमारे सोसाइटी में एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन बनने के लिए। फिर नेक्स्ट है इट प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट द लीडर्स हु माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी। बिल्कुल सही बात। हमारा जो संविधान है, अगर कोई बड़े नेता है वो अपने पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं, अगर कोई बड़ा नेता पावर को मिसयूज़ कर रहा है तो उसके ये जो पावर मिसयूज़ हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारा संविधान रूल्स देता है, जिससे कि आप मान लो कोई गरीब है या फिर दलित है, दलितों का शोषण हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका शोषण कर रही है, तो समाज में ऐसे नियम बनाए गए हैं कि वो जो शोषण कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी और उनको माने कि उसका पनिशमेंट मिलेगा। तो ये सारा बात कौन बताता है, कौन नियम बनाता है, तो संविधान बनाता है। अगला है इट प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटीज फ्रॉम द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, माने कि इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी। देखिए, हमारा जो संविधान है ना, अब सबसे पहले तो माइनॉरिटीज़ की बात करें। माइनॉरिटीज़ होता क्या, देखिए जैसे कि मुस्लिम बहुल देश है जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अगर कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, तो वहाँ पर हिंदू और सिख माइनॉरिटी होंगे। हमारे भारत में हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है, मुस्लिम की कम है, तो हमारे भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, ठीक है। वैसे तो अब मुस्लिम का भी जनसंख्या हो गया, अच्छा खैर कोई बात नहीं। तो ये है, अगर कोई ये होता है माइनॉरिटी, और अगर माइनॉरिटीज़ का शोषण हो रहा है, अगर माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहा है, तो उस अत्याचार को रोकने के लिए हमारा संविधान है, संविधान में नियम बनाए गए हैं जिससे कि माइनॉरिटीज़ पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। अब अगला है कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। यार ये कौन सी बात हो गई कि संविधान हमको खुद से बचाता है, ये कौन सा बात है। देखिए, संविधान हमको खुद से कैसे बचाता है। मान लिया जाए हम भारत देश में अभी रह रहे हैं, भारत देश का इकोनॉमिक कंडीशन इतना ज़्यादा खराब हो गया कि हम दूसरे देश में चले गए काम करने के लिए। अब वहाँ हम काम कर लिए और कुछ साल बाद, मान लो 10 साल 20 साल बाद हमारा भारत देश में कंडीशन सही हो गया, हम चाहते हैं, या हो सकता है कंडीशन ठीक हो चाहे ना हो, हम विदेश में बहुत पैसा कमा लिया, हम चाहते हैं भारत देश में आके रहने का, तो यार ये जो संविधान है वो आपको वहाँ एनआरआई बना दिया। और एनआरआई अगर अपने देश में पुनर्गठन अपने रहना चाहते हैं, पुनर्वास करना चाहते हैं, तो आसानी से यहाँ पर आप संविधान की मदद से अपने देश में वापस आकर रह सकते हो। तो ये नियम कौन बनाया है, ये फैसिलिटी कौन दिया है, संविधान दिया है। तो इस वजह से संविधान हमको खुद ही से बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट आवर फ्रॉम आवरसेल्व्स। अब अगला है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी। अब देखिए, कुछ मौलिक अधिकार है जिससे कि किसी एक का आइडेंटिटी पता चलता है, वो हमें दिया गया है। जैसे कि हमें कहने का अधिकार, अगर हम भारतीय हैं तो हमें कहने का अधिकार है, हम अपना आवाज़ उठा सकते हैं, कोई आपकी आवाज़ को दबा नहीं सकता, ठीक है। तो हम आवाज़ अपना उठा सकते हैं, किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, कहने की आज़ादी हुई। तो बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स है, बहुत सारे फंडामेंटल नियम हैं जो हमें दिए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि हम एक भारतवासी हैं, ठीक है। चलो अब आगे है हमारा इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। अब यार ये जो संविधान है ना, संविधान से गवर्नमेंट बनाए, सरकार बनाए, सरकार में व्यवस्था जो होता है वो संविधान के मदद से ही होता है। तो वो जो व्यवस्था किया गया, सरकार बनाया गया, सरकार को अब ये पावर दिया जाता है कि वो एक ऐसा नियम बनाए जो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिससे कि समाज में लोग एक सभ्य समाज बने। कहने का मतलब सब समाज क्या हुआ, जैसे कि कोई क्या बोलते हैं उसको, हिस्टोरिकल प्लेस है, पौराणिक स्थल है, उसको हम ना ही नष्ट करें, ना ही उसको गंदा करें, ये
बताया गया है। एक बेस्ट एग्जांपल है इसका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बताता है हमें कैसे हमारे राज्य को स्वच्छ रखा जाए, कैसे हमारे राज्य को उन्नति की ओर ले जाया जाए, कैसे हमारा राज्य प्रगति करे। तो यार ये सब बातें बताई जाती है डीपीएसपी में, और ये नियम बनाया जाता है हमारे सरकारों के द्वारा। और ये जो अथॉरिटी है, ये जो पावर है, ये किसके द्वारा दिया जाता है सरकार को? वो संविधान के द्वारा। तो ये सारे फंक्शंस और पर्पस है संविधान से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर संविधान लगाने के बाद भी संविधान का कोई असर नहीं दिखता है। वहाँ के या तो लोग या फिर वहाँ के नेता लोग वो संविधान को नहीं मानते। ऐसा रीज़न क्यों है? देखिए, इस सवाल है, इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स डिफंक्ट वाई। रीज़न क्या है? तो रीज़न सबसे पहला आंसर है बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको अब इसको समझाएंगे। बेस्ट एग्जांपल हमारे बगल की पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान में क्या है ना सिस्टम कि अगर वहाँ कोई अच्छा पार्टी जीत जाता है इलेक्शन, उस पार्टी को ज़्यादा दिन तक नहीं बनने देता है प्राइम मिनिस्टर, उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। यार वहाँ मिलिट्री डोमिनेशन है, मिलिट्री वहाँ पर हावी है उस कंट्री पर। तो वो क्या करते हैं ना, अपना चुन के एक प्राइम मिनिस्टर बैठा देते हैं, उसके बाद वो एक कठपुतली सरकार होती है, चलाते हैं उसको मिलिट्री वाले ही है। तो ऐसा ही पाकिस्तान में भी है, फिर म्यांमार में, भूटान में। तो यही सब रीज़न है जिस वजह से वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है। तो पहला तो एक आंसर बता दिए। दूसरा है आंसर क्राफ्टेड बाय लीडर्स हु डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। अब देखो, बहुत ऐसा देश होता है ना जहाँ पर बहुत तरीके के लीडर्स होते हैं। एक लीडर्स ऐसे होते हैं जो जनता की सारी बातों को मानते हैं, और एक लीडर्स ऐसे होते हैं जो जनता की कोई भी बात नहीं मानते, वो सिर्फ अपने मन की करते हैं। तो यही रीज़न बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ लागू नहीं होता है, वैसे देश में लागू नहीं होता है जहाँ के जो पॉलिटिकल जो फिर फेमस पॉपुलर लीडर्स हैं वो जनता को नहीं मानते, जनता का फॉलो नहीं करते, जनता की बातों को मानते नहीं, इसलिए वो अपना मनमानी करते हैं, वहाँ संविधान लागू नहीं होता है। ठीक है, अब यार अगला सवाल उठता है, संविधान पे बात हो रही है तो अगला सवाल उठता है, द हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी देश का अगर कॉन्स्टिट्यूशन लागू देश है और वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुली लागू कर दिया गया है, तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉफिट है एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री का? तो देखिए, सबसे पहला रीज़न दिया गया, डज नॉट अलाउ परमानेंट मेजोरिटी टू ऑप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप्स विद इन सोसाइटी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लिया जाए आपके देश में कोई माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी बोले तो एक ऐसा जाति समुदाय जिसका उस देश में संख्या कम हो, उसी को माइनॉरिटी कहते हैं। तो अगर माइनॉरिटी अगर मेजॉरिटी होता है ना यार कि डोमिनेशन, यहाँ पर अगर मान लो भारत की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में तो ऐसा होता है क्योंकि वहाँ संविधान नहीं है। पाकिस्तान में भी सब धर्म के लोग हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और तो और आपके मुस्लिम तो हैं ही। तो यार वहाँ पर मेजॉरिटी ज़्यादा मुस्लिम का है, लेकिन वहाँ पर डोमिनेशन भी मुस्लिम का है। क्यों डोमिनेशन मुस्लिम का है? क्योंकि यार वहाँ पर अगर हिंदू थोड़ा सा कुछ माने कि आवाज़ उठाए तो उसके आवाज़ को दबा दिया जाता है, मंदिर तोड़ दिया जाता है। रिसेंट में बांग्लादेश में यही हुआ था। तो यार ये सब बातें हैं जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ना के बराबर। अब वही हमारे देश में आ जाओ, हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो या ईसाई, सबको बोलने की आज़ादी है। यहाँ पर कोई माइनॉरिटी पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, कोई माइनॉरिटी का गला नहीं घोट सकता, कोई उसको दबा नहीं सकता है। यहाँ पे हर लोगों के लिए एक समान अधिकार है, एक समान फ़ायदे हैं, एक समान प्रिविलेज है। तो ये फ़ायदा होता है एक वैसे देश में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश हो, जैसे कि हमारा भारत है। फिर अमेरिका में भी वैसा ही है, अमेरिका है। तो बहुत ऐसी कंट्री है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल रहा है, बहुत ऐसी कंट्री है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अनसक्सेसफुल रहा है। एग्जाम्पल बताए, बांग्लादेश भी वही एग्जाम्पल में आएगा और आपका पाकिस्तान भी वही एग्जाम्पल पे आएगा। कट्टर है वो लोग, कट्टर। अब बात करते हैं, दूसरा रीज़न है डज नॉट स्टिफल द आइडेंटिटी ऑफ एनी ग्रुप। अब यार अगर जो भी देश में संविधान लागू किए गए हैं वो देश में कोई भी एक ग्रुप है, कोई एक आदमी का समुदाय है, उस आदमी के समुदाय को कोई मतलब कि कुछ बोल नहीं सकता या फिर उसको बेइज्जत नहीं कर सकता, कोई कुछ बोल के उसको बेइज्जत नहीं कर सकता। ऐसा प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये वही देश में हो सकता है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो पूरी तरीके से। ओके, नेक्स्ट है प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। देखिए, जो भी भारत के नागरिक हैं या फिर जो भी उस देश के नागरिक हैं जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से अपना क्या बोलते हैं उसको छाप छोड़े हुए हैं, वैसे देश में देखिएगा ना, कोई भी आदमी का आज़ादी नहीं छीन सकता, सब में एक समानता मिलेगी, आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। हमें बोलता है ना, अगर आपको कोई बोलने से रोके तो नहीं रोक सकता है। हमारे संविधान में राइट्स है कि हमें बोलने का अधिकार है। आप हमारी आवाज़ बंद नहीं कर सकते। अगर आप आवाज़ बंद करोगे तो वॉचडॉग बैठा हुआ है ऊपर सुप्रीम कोर्ट, आप पर वो ऊपर से खर्च से चला देगा। तो ये सब बातें हैं। अगला है इंश्योर्स दैट नो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एक्वायर्स अ मोनोपोली ऑफ पावर। नो इंस्टीट्यूशन, देखिए हमारा जो संविधान है ये हर एक लोगों को तो समानता देता ही है। इवन हर एक बिजनेस, जैसे कि मान लो मेरा कोई एक अच्छा बड़ा बिजनेस है,
तो ऐसा नहीं है कि वो सरकार हमको मदद करके मेरे बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी और मेरे से प्रॉफिट कमा लेगी ज़्यादा, ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे देश में संविधान लागू है और सबको एक समानता जब रहने खाने में है तो हर एक चीज़ में एक समानता है। हर एक चीज़ का मतलब हर एक चीज़ आ गया, चाहे वो बिजनेस हो या खाना पीना हो या रहन सहन हो, बोलने का अधिकार हो, कोई भी, या फिर कोई प्रिविलेज दिया गया सरकार की तरफ से उसमें हो, सबको एक बराबर से देखा जाएगा। यहाँ पे कोई अफसर ये नहीं होगा, वीआईपी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें हैं हमारा, अगर मान लो कोई भी वैसा देश है अगर कॉन्स्टिट्यूशन रहता है तो ये सारे फायदे हो सकते हैं। अगला है इज़ नॉट टू रिजिड और टू फ्लेक्सिबल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात तो लास्ट पॉइंट में बोल रहा है कि यार देखो संविधान जो होता है ना वो जिसको बोलते हैं ना लचीला होना चाहिए। लचीला इन द सेंस जब चाहे हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब ऐसा भी ना हो कि गलत अमेंडमेंट कर दें, लेकिन अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट करने का मतलब अभी देखो संविधान तो बहुत दिन पहले बना, ठीक है, और सोचो ना उसको ऐसे मैंडेट से बनाया गया कि भाई वो विजन क्या रखा गया, विजन रखा गया 100 साल। अब 100 साल सोच के रखा गया, अभी भी देखो संविधान में ऐसे ऐसे नियम है जो आगे आपके 100 सालों तक काम आएंगी। तो यार बहुत सोच समझ के संविधान बनाया गया था। तो वही बात है कि संविधान जो होता है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। जब चाहे आप उसमें, ऐसा नहीं है कि अपने मन से गए उठ सुट के गए चेंज कर दिए। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब कि लोगों की सहमति से आप संसद में उस संविधान में कुछ संशोधन कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, बदल नहीं सकते। मेरा क्या कहना है, संशोधन कर सकते, बदल नहीं सकते। हो गया, रुको 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 जल्दी रुको। अब सवाल उठता है कि सवाल है हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। यार कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, हमारे भारत का जो संविधान बना है वो कैसे बना है, जानना जरूरी है ना। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। एक सेकंड यार, एक सेकंड, माइक लगाना भूल गया यार, माइक भूल गया मैं ना। चलो अब ठीक है, आवाज़ बरोबर आ रही होगी, चलिए ठीक है। तो सवाल है कि हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय, constitution was made by constituent assembly, constituent assembly। यार कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। और ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अनडिवाइडेड इंडिया से थी। अनडिवाइडेड इंडिया समझते हैं ना, जब आज़ादी से पहले की भी बात है, ठीक है, ओके, ये आज़ादी बोलते हैं। जब भारत का ये हुआ, बंटवारा हुआ, उससे भी पहले की बात है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हम कह सकते हैं ये जो पहला जो मीटिंग हुआ था संविधान बनाने का, जो पहला मीटिंग हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ था, फर्स्ट सीटिंग हुआ था। फर्स्ट सीटिंग वाज ऑन 9 दिसंबर 1946। और भारत की आज़ादी तो 1946 में ही हुई थी। तो आज़ादी बोलते हैं, डिवाइड हुआ था भारत और पाकिस्तान में। तो देखिए पहला जो मीटिंग हुआ था वो 9 दिसंबर को हुआ था, लेकिन जब भारत का बंटवारा हो गया, आफ्टर इंडियाज़ डिवाइड, भारत के डिवाइड होने के बाद जो फिर वापस से रीअसेंबल किया गया, रीअसेंबल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये डेट क्या था याद रखिएगा, ये डेट था 14 दिसंबर 1947। 14 दिसंबर 1947 को वापस से रीअसेंबल किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जिससे कि हमारा भारत का संविधान बन सके, ठीक है। तो ये सारी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो जानते हैं। यार पहला पॉइंट तो बहुत आसान था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और फॉर व्हाट, फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। चलो फिर आगे जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला मीटिंग के बारे में बात हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिवन बाय, नाम पता है आपको? सबसे पहला आइडिया कब दिया गया था? वॉज गिवन बाय एम.एन. रॉय। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन 1936 की बात है, 1934 था यार, 1934 था। 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उन्होंने आइडिया दिया, ठीक है, याद रहेगा। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम, यार एक चीज छूट गया यार, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन was given by एम.एन. रॉय, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आइडिया किसका था? एम.एन. रॉय का था, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेंबर्स वेयर इलेक्टेड, members were elected by indirect, यार मेंबर जो इलेक्ट किए गए थे ना वो इनडायरेक्ट मेथड से किए गए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और वो इलेक्शन का क्या नाम था? इनडायरेक्ट इलेक्शन किसके द्वारा? बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। मेंबर्स वे इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो भी मेंबर्स सेलेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सारे मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्शन से सेलेक्ट किए गए थे, एंड दैट असेंबली इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके फाइन। और लास्ट पॉइंट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was composed roughly along the lines, इसको समझाएंगे, roughly along the lines suggested by the plan which plan was proposed by the British committee, plan was proposed by the British committee, ठीक है। ब्रिटिश कमिटी के द्वारा ये प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्लान रखा गया था, सजेस्ट किया गया था। ब्रिटिश कैबिनेट बोल सकते हो आप, ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्लान रखा गया था, और इस प्लान का नाम था कैबिनेट मिशन, नोन एज कैबिनेट मिशन। सो गाइज, ये कैबिनेट मिशन की बात हुई है। अपन नेक्स्ट वीडियो में जो शुरू करेंगे वो कैबिनेट मिशन से शुरू करेंगे। तो अगली वीडियो जो हमारी लेक्चर 2 होने वाली है, सबसे पहले उसमें हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे संविधान में क्या क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ पढ़ेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो श्योर से दिल से हमारे वीडियो को एक सपोर्ट कीजिएगा लाइक करके, और अपने दोस्तों में, भाई वैसे दोस्तों को शेयर करना जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।